हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आज आपका हमारे चैनल फोन से स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का आज हम जो कराने जा रहे हैं, मतलब जो मैं कराने जा रहा हूँ वो लास्ट पार्ट 3 है और इसके बाद ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी तक आपको कराया है, अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो या फिर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो आप कमेंट करके बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम। ओके, तो फिर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जो अपना जो टॉपिक है आज का पहला टॉपिक है वो क्या है? वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पिछले जो लास्ट का जो अपना टॉपिक था वो था क्रॉप फॉर कॉमर्शियल क्रॉप्स। मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स का क्या मीनिंग होता है? कॉमर्शियल क्रॉप्स का मीनिंग होता है व्यापारिक फसलें। क्या होता है? व्यापारिक फसलें। तो अब इंडिगो भी जो था वो भी एक क्या था? व्यापारिक फसल, कॉमर्शियल क्रॉप था। क्या था? कॉमर्शियल क्रॉप। और इंडियन इंडिगो जो भारतीय नील था, इसे नील कहते हैं हिंदी में, ये याद रखना आप सब, ठीक है? नील। और ये वही नील है जो हम अपने कपड़ों को नीला करने के लिए, मतलब अगर हमारे मान लो मेरे पास कोई व्हाइट शर्ट है और उसे मुझे क्या करना है? नीला, थोड़ा मतलब उसका कलर को थोड़ा नीला करना है, तो उसमें मैं कौन सा यही इस नील का यूज करूंगा। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अब इस टॉपिक को थोड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं। बाय द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी से, कब से? 13वीं शताब्दी से इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। अब देखो, ये पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी से जो भारतीय इंडिगो था, नील था, उसका यूज किया जा रहा था क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स द्वारा। क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स का मतलब है जो कपड़ों का निर्माण करते हैं, मतलब कपड़े बनाने वाली कंपनियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। किसका? इंडियन इंडिगो का। और वो कौन से देशों में किया जा रहा था? इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन में। टू डाई क्लॉथ, क्लॉथ को डाई करने के लिए। डाई का मतलब कलर करने के लिए, ठीक है? अगर कोई कपड़ा है उसको थोड़ा और अच्छा कलर देना है तो उसको डाई करना पड़ता था, तो उसी के लिए नील का इस्तेमाल करते थे। बट द प्राइस ऑफ इंडिगो वॉज वेरी हाई। लेकिन जो प्राइस था, कीमत जो थी इंडिगो की, वो बहुत ही ज्यादा थी। वेरी हाई मतलब बहुत ही कॉस्टली था। क्या था? कॉस्टली था उस टाइम में। अब देखो, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज विच वर पाल एंड डल। अब देखो, यूरोपियन जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, मतलब जो यूरोपियन देश में जो क्लॉथ का निर्माण करते थे, कपड़ा निर्माण जो उद्योग थे, इसीलिए उनको डिपेंड रहना पड़ा एक दूसरे प्लांट पे। एक दूसरा उसी तरह का, जैसे अपना नील था, इंडिगो था, वैसे एक दूसरा प्लांट था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था वोड, ठीक है? वोड। और ये भी एक तरह से वही काम करता था जो ये काम करता था इंडिगो का, जो काम इंडिगो का था। और ये एक प्लांट था। प्लांट का मतलब पौधा था। और इसी पर उनको डिपेंड रहना पड़ा। किसे? यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को। टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज। और ये जो वोड प्लांट था, इससे ना कपड़े को कौन से कलर में कलर किया जाता था? वायलेट यानी कि बैंगनी, और ब्लू मतलब नीला। विच वर पाल एंड डल। अब देखो, ये कर तो देते थे, लेकिन जो इससे कलर जो होता था ना वो डल होता था। डल का मतलब समझते हो? मुरझाया हुआ। क्या? मुरझाया हुआ कलर। जितना ब्राइटनेस इंडिगो देता था उतना ब्राइटनेस ये नहीं दे पाता था। कौन? वोड नहीं दे पाता था। और इसका कलर कैसा हो जाता था? पाल एंड डल। अब आगे बढ़ते हैं। Therefore, cloth dyers, however, preferred indigo as a dye। और इसीलिए जो क्लॉथ को डाई करने वाले थे, मतलब कपड़ा रंगाई, डायर्स का मतलब समझते हो क्या होता है? कपड़ा रंगने वाले, कपड़े को रंग देने वाले, उनको क्या कहते हैं? डायर्स कहते हैं, क्लॉथ डायर्स। हाउएवर प्रिफर्ड इंडिगो एज अ डाई। और इसीलिए उन्होंने इंडिगो डाई के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और उसको प्रेफर किया। प्रेफर मतलब उसको प्रायोरिटी दी कि यार इंडिगो इज बेटर देन वोड, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग इन द कैरिबियन आइलैंड।
अब आपको पता होना चाहिए थोड़ा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री पे जा रहा है कि फ्रेंच जो थे उनका ना कैरिबियन आइलैंड पे क्या था, उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश। ठीक है, तो उससे उन्होंने क्या किया, कल्टीवेटिंग इंडिगो, इंडिगो का खेती करना शुरू किया। नील की खेती कहां करनी शुरू की? इन सेंट डोमिंग, ये कोई जगह का नाम है, कहां पे? कैरिबियन आइलैंड में। द पोर्टुगीज इन ब्राजील, और जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज का मतलब है पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली जो थे, उन्होंने कहां पे किया इसका उत्पादन? ब्राजील में। कहां पे? ब्राजील में। चलिए दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कि अब कहां पर ये इंडिगो का उत्पादन करने वाले थे। जो इंग्लिशमैन थे, मतलब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जमैका में इंडिगो का उत्पादन करवाया। कहां पे? जमैका में। जमैका जो है ये आपका अफ्रीकन कंट्रीज में आता है, कैरिबियन कंट्रीज में। ठीक है, कैरिबियन जो कंट्रीज है उसमें आता है जमैका, और इसके बारे में आप ब्रीफली पढ़ लोगे अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करो तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। द स्पेनिश इन वेनेजुएला। अब देखो जो स्पेनिश थे उन्होंने वेनेजुएला में क्या किया? इंडिगो का कल्टीवेशन किया। इंडिगो कल्टीवेशन का मतलब है कृषि करना। किसका? इंडिगो का, नील की खेती करना। तो ये वो जगह है जहां पर इन लोगों ने क्या किया? खेती की। किस चीज की? नील की खेती। अब देखो बिटवीन 1783 एंड 1789, 1783 से 1789, 1783 टू 1789 के बीच में द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। अब देखो पूरी दुनिया में इन 6 सालों के बीच में 83 टू 89, 6 साल के दौरान पूरी दुनिया में जो इंडिगो का प्रोडक्शन था, किसका? इंडिगो का, नील का जो उत्पादन था, वो क्या हो गया? हाफ हो गया। हाफ का मतलब आधा हो गया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या? क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब देखो जब उत्पादन कम हुआ तो इन्होंने जो क्लॉथ डायर्स थे, कहां पर? ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन के जो कपड़ा रंगाई उद्योग थे, कपड़े को रंगने वाले जो उद्योग थे, उन्होंने क्या किया? स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब उन्होंने ना नई जगहों को तलाशना शुरू किया कि जहां से हम इंडिगो की सप्लाई कर सकें। किसकी सप्लाई? इंडिगो की सप्लाई। कहां पर? अपने कंट्री में। और इसीलिए उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन टर्न्स इन इंडिया। ब्रिटेन जो है वो कहां आता है? इंडिया में। इंडिया का मतलब भारत में आता है। और किस लिए आता है? इंडिगो के उत्पादन को सोर्स के रूप में यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, अब देखो द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। अब जो कंपनी थी इंडिया में, लुक फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। अब जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है, ये कंपनी क्या कर रही थी? अब ये नील की खेती पर जोर दे रही थी। अब किसानों को कहा जा रहा था कि आप नील की खेती कीजिए, जिससे क्या हो, जो व्यापारिक फसलें, जो मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल क्रॉप्स, उसकी क्या हो? बढ़ोतरी हो। और इसीलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया? एक्सपेंड करना शुरू किया। एक्सपेंड मतलब विस्तार करना शुरू किया एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के जो अंडर था। बाय 1810, 1810 में 95% ऑफ द इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। अब देखो सन 1810 तक की बात हो रही है कि जो 95% जो इंडिगो का होता था, जो इंपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। क्या होता है? आयात करना। आयात करना। और ये आयात करना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हो तो ये ऐसे वर्ड्स ज्यादा आते हैं आयात निर्यात के ऊपर, अगर कंट्री लेवल पे होता है तो। इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया, इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जा रहा था इंडिया से कितना? 95%। कब तक? 1810 तक, 1810 तक। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स। अब जो कई कंपनी ऑफिशियल्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने ना अपनी नौकरी छोड़ दी, left their jobs, and numerous Scotsmen and Englishmen came to India। और स्कॉट्समैन का मतलब है जो स्कॉटलैंड देश के लोग थे, वो कहां आने लग गए? इंडिया आने लग गए। और साथ ही इंग्लिशमैन मतलब जो अंग्रेज थे वो भी इंडिया आए। और वो उनका क्या पर्पस था, अब हम वो थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंग्लिशमैन थे और जो स्कॉट्समैन थे,
ठीक है, वो अपनी जॉब्स को छोड़ रहे थे। क्यों छोड़ रहे थे वो अपनी जॉब? अब उसका रीजन जान लेते हैं। उसका जॉब छोड़ने का रीजन क्या था? जॉब छोड़ने का रीजन ये था कि वो क्या बनना चाहते थे? प्लांटर्स बनना चाहते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर वो किसी देश में जाके नील का उत्पादन करवाने में इन्वेस्ट करते हैं, प्लांटर्स का मतलब इधर ये हो गया कि जो इन्वेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति जो नील की खेती यानी कि इंडिगो कल्टीवेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो इस इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गए थे। किस लिए? प्रोस्पेक्ट मतलब एक तरह से उनकी इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी हाई प्रॉफिट्स की। हाई प्रॉफिट्स का मतलब ज्यादा लाभ कमाने की, ठीक है। उनको पता था कि अगर वो इंडिगो का उत्पादन करवाते हैं कहीं पे भी और अगर वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है इसमें, क्योंकि ये बहुत इसकी डिमांड ज्यादा थी और ये इसका उत्पादन करने में फायदा था, ठीक है। तो अब थोड़ा और इसको आगे लेके चलते हैं। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड इन इंडिया? अब देखो ये एक टॉपिक है कि इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन कैसे चलता था, मतलब इंडिगो की खेती कैसे की जाती थी, ठीक है। ये है अपना हेडिंग और अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा इसके पॉइंट्स जो ब्रीफली हैं वो पढ़ते हैं। अब देखो देयर वर टू मेन सिस्टम्स। उस टाइम में ना दो तरीके थे, दो पद्धतियां थी, प्रणालियां थी इंडिगो कल्टीवेशन की। नील की खेती करने के लिए दो तरीके थे। अब देखो वो दो तरीके क्या थे? एक था निज और दूसरा था रैयती, ठीक है। एक था निज और दूसरा रैयती, ठीक है। तो अभी निज कल्टीवेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। निज कल्टीवेशन एंड प्रॉब्लम्स, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग भी है चैप्टर का और साथ ही अपना नेक्स्ट पॉइंट भी है, क्योंकि निज को ब्रीफली पहले क्लियर कर लेते हैं। द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांटर्स, बार बार जो वर्ड आ रहा है ये किसे कहा जा रहा है? ये प्लांटर्स वो लोग हैं जो इंग्लिशमैन थे, जो स्कॉट्समैन थे और जो अपनी नौकरियां छोड़कर, कहाँ की नौकरी छोड़कर? ब्रिटेन में छोड़कर नौकरी, ठीक है, अपने देश में नौकरी छोड़कर वो इन्वेस्ट कर रहे थे। कहाँ पे? प्लांटर्स ये इंडिगो कल्टीवेशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे उनको बहुत ही हाई प्रॉफिट प्राप्त होने वाला है, ठीक है, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे थे और इसी वजह से उनको प्लांटर कहा जा रहा है बार बार। प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। उन्होंने प्रोड्यूस किया इंडिगो को जमीनों में, इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, और जिसका जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? डायरेक्टली इन प्लांटर्स के हाथ में था। प्लांटर्स मतलब वही लोग जो मैंने अभी आपको बताया है। अब देखो द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। जो प्लांटर्स थे उनको महसूस हुआ, फाउंड मतलब उन्होंने खोजा ऐसा कि डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। अब देखो ये जो निज कल्टीवेशन था, निज का जो मेथड था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। क्यों? टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द निज कल्टीवेशन, कि अगर आप निज कल्टीवेशन के तहत इंडिगो की खेती कर रहे हैं, नील की खेती कर रहे हैं, तो आपको अपने एरिया को एक्सपेंड करने में, एरिया को बढ़ाने में डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है। अब वो डिफिकल्टीज क्यों आएंगी वो भी पढ़ लेते हैं। इट कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स। अब देखो एक कंडीशन थी किस चीज की? इंडिगो कल्टीवेशन की, कि ये जहां भी होता था वहां की लैंड कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल लैंड होनी चाहिए। फर्टाइल लैंड का मतलब समझे आप? फर्टाइल का मतलब है उर्वर जमीन, उर्वर भूमि, ठीक है, जो बहुत ही उपजाऊ भूमि है, ये वहीं पर होगी। विच वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और जहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है, लोगों के रहने का जो घनत्व है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। कहां पे? जहां पर आप ये इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड large number of labor at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation। अब देखो उन्होंने क्या किया, प्लांटर्स ने, उनको रिक्वायर्ड थी किसकी? लार्ज प्लांटेशन की। अगर उनको बहुत ही अधिक मात्रा में
नील की खेती करनी है तो रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ लेबर, उनको बहुत अधिक संख्या में लेबर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? लेबर की, यानी कि श्रम की। एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन, और उसी टाइम में जरूरत है जब जो पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स का मतलब है किसान, मतलब किसान। तो जब पीजेंट्स जो होते हैं वो अपने यूजुअली बिजी होते हैं, बिजी मतलब व्यस्त होते हैं किसमें? देयर राइस कल्टीवेशन में। जब वो अपने चावल की खेती, धान की खेती में बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, उसी टाइम उनको क्या चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ लेबर चाहिए। किसके लिए? कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जो बिजी है, जो पीजेंट्स है, वो बिजी किस में है? राइस कल्टीवेशन में। अब देखो कैसे इसको फेस करते हैं इस चैलेंज को। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लव्स एंड बुलॉक्स। अब देखो साथ में उनको लेबर तो चाहिए ही, साथ में और क्या चाहिए? रिक्वायर्ड मैनी प्लव्स। प्लव्स का मतलब है हल। हल समझते हो ना आप? हल के बारे में तो सुना होगा आपने, कि जिससे खेत में मतलब खेत को खोदते हैं। और साथ में बुलॉक्स। बुलॉक्स का मतलब है बैलगाड़ी। क्या है? बैलगाड़ी, जिससे सामान को लाना ले जाने का काम होता था, ठीक है। खेत बैलों का भी प्रयोग होता था हल के लिए। तो वो टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स। आपको ये समझना है कि उस टाइम इसकी भी रिक्वायरमेंट थी। अब आगे बढ़ते हैं। टिल द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में। कब? 19वीं शताब्दी के अंत में। प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। अब जो प्लांटर्स थे वो आखिरकार उन्होंने समझा, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिलक्टेंट का मतलब होता है कि एरिया को बढ़ाने के लिए उन्होंने आवश्यकता समझी कि नहीं यार अब तो बढ़ाना है, हमें किसी तरह ना उत्पादन को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि चलते जा रहा है, जितना हो रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं। उनको पता था अगर हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब और आगे अपने नेक्स्ट हेडिंग पे, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स। अब जो इंडिगो था वो अब कहाँ आ गया? लैंड ऑफ रैयत्स। मैंने आपको बताया था दो तरीका होता है इंडिगो कल्टीवेशन का। इंडिया में जो था दो तरीका, एक था निज कल्टीवेशन और एक था रैयती कल्टीवेशन। तो अभी मैंने आपको इससे पहले जो बताया था वो निज कल्टीवेशन का था। अब जो मैं बता रहा हूं वो है रैयत का, रैयत कल्टीवेशन पे। अब देखो, अंडर द रैयती सिस्टम के अंतर्गत द प्लांटर्स प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत्स। अब देखो ये जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स जब भी बोलूं मैं तो आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, कौन? इंग्लिशमैन या फिर स्कॉट्समैन, जो अपनी नौकरी छोड़कर कहां से आए थे? ब्रिटेन से आए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इंडिगो कल्टीवेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको हाई प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। प्रेशराइज्ड, अब उन्होंने प्रेशराइज्ड किया किसे? विलेज हेडमैन को। विलेज हेडमैन का मतलब गांव के मुखिया को प्रेशराइज किया, दबाव डाला, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो, इंडिगो कल्टीवेशन का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसे साइन करो और इंडिगो का उत्पादन करो हमारे लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत्स। रैयत्स के बिहाफ पे, बिहाफ का मतलब उनके गैर मौजूदगी में। किनकी गैर मौजूदगी में? रैयत्स के। रैयत का मतलब भी किसान होता है, ठीक है। और जब किसान नहीं थे तो उन्होंने किसको प्रेशराइज किया? गांव के मुखिया को, कि आप भी किसका वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, इंडिगो कल्टीवेशन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, और जिन लोगों ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट को, गॉट कैश एडवांसेस, उनको ना एडवांस में क्या मिला? कैश मिला। कैश तो समझते हो, नकद रुपए। क्या होते हैं? नकद रुपए, ठीक है। उनको एडवांस में कैश दिया गया फ्रॉम द प्लांटर्स ने दिया उन्हें एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, और बहुत ही ब्याज दर जो थी बहुत ही कम थी, लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, टू प्रोड्यूस इंडिगो, कि इंडिगो के उत्पादन करने के लिए उन्होंने जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया उनको एडवांस में कैश दिया कि आप प्रोड्यूस करो क्या? इंडिगो। और बहुत ही जो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ही लो था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो विलेज हेडमैन को जो एडवांस में पेमेंट करते थे, तो वो तो विलेज हेडमैन को करते थे कि कैश दे दिया एडवांस में और उनसे कहा कि आप नील की खेती कीजिए। लेकिन रैयत के साथ कुछ और सिस्टम था। वो रैयत के साथ क्या सिस्टम था वो हम पढ़ लेते हैं। बट द रैयत टू हैड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। अब मान लो कोई रैयत है, कोई किसान है, उसके पास जितनी जमीन है, जितनी भी जमीन है, ठीक है, उसका 25%, कितना? 25% वो कहते थे, कौन? प्लांटर्स कहते थे, प्लांटर्स,
प्लांटर्स जो मैंने आपको कई बार बताया, 2-3 बार बताया, नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछो, मैं ब्रीफली बताऊंगा। 25% पे वो क्या करते थे, जो भी उनके पास होल्डिंग होती थी, होल्डिंग मतलब जितना उनका एरिया है उसके 25% पर जो प्लांटर्स थे वो कहते थे कि कल्टीवेट इंडिगो, कि आप किसका उत्पादन कीजिए, इंडिगो का उत्पादन कीजिए अपने 25% होल्डिंग पे, ठीक है, 25% होल्डिंग पे, कम से कम कह रहा हूं मैं। अब देखो, व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स द सेलिंग अमाउंट वाज नॉट एग्जैक्टली एज डिजायर्ड। अब देखो जो फसल, अब देखो उन्होंने नील की खेती की, नील का उत्पादन किया। अब जो फसल जो तैयार हुई, फसल तैयार होने के बाद जो फसल को उन्होंने बाजार में बेचने की कोशिश की, बाजार में बेचा, बाजार में तो बेचने लायक था नहीं, उनको पता था इसका हमें एक्सपोर्ट करना है, बाहर देशों में भेजना है, क्योंकि इसकी ज्यादा डिमांड बाहर देशों में थी उस टाइम में। अब द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स, और जब प्लांटर्स के पास ये डिलीवर होता था, डिलीवर मतलब पहुंचाया जाता था, तो जो सेलिंग अमाउंट, अब देखो उनके पास फसल पहुंची, उनके पास फसल पहुंची, तो उससे क्या हुआ, नॉट एग्जैक्टली एज डिजायर्ड, वो उतना नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, ठीक है, वो उतना अमाउंट नहीं था जितना उन्होंने उस टाइम डिजायर किया था। डिजायर का मतलब जितनी उनकी इच्छा थी, was not exactly as desired, and to fulfill the needs to cultivation, और जितनी आवश्यकता थी कल्टीवेशन के लिए, नीड्स थी, जो आवश्यकताएं थी, they had to take loan, उनको अगर वो उतना अमाउंट नहीं चुका पाते थे तो वो क्या लेते थे, लोन लेते थे। क्या लेते थे, लोन फ्रॉम कंपनी, जो कंपनी ऑफिशियल, जो ऊपर के अधिकारी होते थे उनसे, कि हमें इंडिगो की खेती करनी है। एंड प्रोडक्शन वाज वेरी लो, और साथ में जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत ही कम था इंडिगो का। और इसी वजह से जो ये साइकिल था, एक तरह से जो ये जो चक्र था, साइकिल का मतलब यहाँ पर चक्र है, ये अपना वाला साइकिल नहीं है जिसमें हम चलते हैं, चढ़ते हैं, वो वाला साइकिल नहीं है। साइकिल, यहाँ पर जो साइकिल है ये एक चक्र है। तो ये जो चक्र था लोन को चुकाने का और लेने का, ये कभी भी खत्म नहीं होता था, ये कभी भी खत्म नहीं होता था उस टाइम के हिसाब से। अब देखो, इट ऑल्सो एग्जॉस्ट द सॉइल रैपिडली आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। अब देखो, अगर जिस खेती पे, जिस खेत में, जिस जमीन पे अगर एक बार इंडिगो की खेती हो जाती थी, तो वो जो मिट्टी थी उसकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल जीरो हो जाती थी, बिल्कुल खत्म हो जाती थी। और इसी वजह से आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, और जब भी एक इंडिगो का उत्पादन खत्म हो जाता था, द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, और उसी जमीन पे अगर कोई किसान चाहे कि मैं चावल का उत्पादन कर लूं उसी जमीन पे इंडिगो के बाद, तो वो नहीं हो सकता था, ठीक है, क्योंकि उसकी जो उत्पादक क्षमता थी, उत्पादन क्षमता थी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती थी। इन 1859 अब देखो एक नया टॉपिक है, वो है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। ब्लू रिबेलियन का मतलब है नीली क्रांति। क्या है, नीली क्रांति। रिबेलियन का मतलब होता है क्रांति, ठीक है, रिबेलियन कह लो, रेवोल्यूशन कह लो, एक क्रांति होता है इसका मतलब। तो नीली क्रांति का क्या मीनिंग था, रोकना यार। चलिए दोस्तों, ब्लू रिबेलियन की बात करते हैं कि ये ब्लू रिबेलियन क्या था, ठीक है। ब्लू रिबेलियन का मतलब नीली क्रांति। क्या है, नीली क्रांति। और उसके बाद, नीली क्रांति और उसके बाद के बारे में पढ़ते हैं। इन 1859 1859 में, सन 1859 में जो इंडिगो था, इंडिगो का रैयत जो थे, फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब देखो, धीरे धीरे ना लोगों, जो किसान थे और जो मुखिया थे, गांव के मुखिया, उनमें ना एक असंतोष बढ़ रहा था। असंतोष का मतलब समझते हो, असंतोष का मतलब एक नेगेटिविटी, कि यार हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से हमें पैसा नहीं मिलता। अगर हम उनके लिए खेती कर रहे हैं तो क्या वो हमें उतना देते हैं पैसा कि हम उनके लिए काम भी कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़मीनें लगा रहे हैं, और वो उस हिसाब से प्रॉफिट वो खुद ही ले जाते हैं सारा। तो इस वजह से ना एक विद्रोह की भावना जागी। विद्रोह का मतलब किसी के अगेंस्ट बोलना, ठीक है। तो इंडिगो रैयत फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स। उनको लगा कि जो वहाँ के लोकल जमींदार हैं, उनको उनका सपोर्ट है, उनके पास उनका सपोर्ट है, ठीक है। एंड विलेज हेडमैन, और साथ ही जो गांव के मुखिया हैं उनका भी सपोर्ट है इन देयर रेबेलियन, कि अगर वो विरोध करते हैं किसके अगेंस्ट, प्लांटर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, प्लांटर्स के। तो चलिए इसको और थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे।
चलिए दोस्तों, अब हम अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे, अंतिम पड़ाव का मतलब अब ये चैप्टर जो है फिनिश होने के कगार पे, अब ये जो हम करा रहे हैं लास्ट है, इसके बाद जो चैप्टर अपना खत्म। तो एज द रिबेलियन स्प्रेड, मैंने आपको बताया था कि एक विद्रोह शुरू हो गया था प्लांटर्स के खिलाफ, जो किसने शुरू किया था, रैयतों ने, और किसने, गांव के मुखिया ने, ठीक है, विलेज हेडमैन ने। अब देखो जैसे कि ये रिबेलियन स्प्रेड हुआ, स्प्रेड मतलब फैला, जैसे जैसे इसका फैलाव हुआ, इंटेलेक्चुअल्स रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स एंड ट्रॉट ऑफ द माइजरी ऑफ द राइट्स। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब समझते हो, जो एक तरह से मान लो, एक तरह से वो लोग जो उस टाइम में मीडिया की तरह काम करते थे। मीडिया जैसे आज के टाइम में जो मीडिया है हमारी, मीडिया मतलब जो अखबार है, समाचार पत्र हैं, और अपने टेलीविजन है, न्यूज़ चैनल है, ये सारे क्या है, ये मीडिया है। तो उसी टाइम में इंटेलेक्चुअल्स होते थे उस टाइम के हिसाब से, तो वो लोग ना वहाँ पहुँचने लगे। कहाँ पे, जहाँ पर इसका उत्पादन होता था, इंडिगो का जहाँ पर उत्पादन होता था। इंटेलेक्चुअल रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, और उस जिलों में पहुँचने लगे, रॉट ऑफ द माइजरी ऑफ द रैयत, और साथ में उन्होंने उसके ऊपर लिखा कि कैसे जो रैयत है उनके साथ क्या कैसा दयनीय स्थिति है। माइजरी का मतलब उनकी कितनी दयनीय स्थिति है। तो द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स, और साथ में जो प्लांटर्स थे उनके लालच के बारे में लिखा, उनके इच्छाओं के बारे में लिखा कि वो कितना ज़्यादा सोच रहे थे, और कितना मतलब उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और साथ में उन्होंने ये भी इस बात को भी दिखाया कि जो इंडिगो सिस्टम था वो कितना डरावना था। डरावना मतलब अगर कोई किसान इतना एबल नहीं है कि वो अपना मतलब उत्पादन करके वो कीमत चुका सके, तो उसके साथ क्या क्या बर्ताव किया जाता था, उस हॉरर को भी बताया गया। हॉरर मतलब उस डर को भी बताया गया, भयानक स्थिति को दर्शाया गया। द गवर्नमेंट सेट अप द इंडिगो कमीशन। अब देखो, अब इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट उस टाइम वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन गवर्नमेंट थी, और ये जो डिपार्टमेंट था ये अलग डिपार्टमेंट था। तो इसी के ऊपर एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया, बनाया गया। इंडिगो कमीशन मतलब जो नील की खेती का होती है, तो उसके ऊपर अपना पूरा एक प्रोटोकॉल, एक रूल एंड रेगुलेशन तैयार करे। टू एनक्वायर मतलब पूछताछ करे इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, कि जो भी इंडिगो प्रोडक्शन हो रहा है और ये जो पद्धति है, जो प्रणाली है, इसमें वो क्या करे, एनक्वायर करे, पूछताछ करे कि हाँ भाई कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉफिट्स कितने हो सकते हैं, इच्छाएं क्या है, उसके ऊपर ये सब बातें। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। अब जो कमीशन था, ये जो कमीशन बनाया गया था इंडिगो कमीशन, इसने ना पाया कि जो प्लांटर्स थे वो गिल्टी हैं। गिल्टी मतलब इनकी गलती है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो सबसे बड़ी गलती थी वो इन्हीं की थी। एंड क्रिटिसाइज देम, और साथ ही उन्होंने, ये जो कमीशन था उसने किनकी आलोचना की। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है, आलोचना करना। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, किसी के काम की आलोचना करना। तो वैसे इन्होंने क्रिटिसाइज किया किसे, प्लांटर्स को, कि इन्होंने ना अपनी मनमानी की, बहुत ज्यादा मनमानी, और उस मनमानी की वजह से ही आज ये स्थिति है कि किसान कितनी दयनीय स्थिति है, माइजरी में जी रहे हैं वो। फॉर द कोअर्सिव मेथड्स, कि उन्होंने जो मेथड्स अपनाए वो भी बहुत ही इररिलेवेंट थे, मतलब उतना भी कोई नहीं करता है जितना उन्होंने किया। दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर्स, जो उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ, जो इंडिगो का उत्पादन करते थे, जो किसान थे, उनके साथ उन्होंने यूज किया। आफ्टर द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट मतलब इस विद्रोह के बाद, इंडिगो प्रोडक्शन नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब जो ये जो इंडिगो प्रोडक्शन था, जो इंडिगो का प्रोडक्शन था, वो शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, बिहार में। कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। महात्मा गांधी विजिट इन 1917, 1917 में, सन 1917 में महात्मा गांधी ने विजिट किया कहाँ पे, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट। चंपारण में, बिहार में एक जगह का नाम है चंपारण, जिला है एक बिहार में, वहां पर उन्होंने विजिट किया कब, 1917 में। और उन्होंने वहां पर ये देखा कि नील की खेती करने वाले किसानों की क्या बुरी हालत हो रखी है। अभी कितनी बुरी हालत है कि वो खाने पीने की दिक्कतें हैं, और भी रहने की दिक्कत है, और अगर पैसे ना चुका पाए तो उसके बाद उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। तो ये सब चीजें उन्होंने नोटिस की, किसने, महात्मा गांधी ने। मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, और इसी मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया जो इंडिगो प्लांटर्स के विरुद्ध था। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो अपना चैप्टर है इतना लंबा चौड़ा वो होता है खत्म। और
इस लंबे चौड़े चैप्टर के साथ आपने बहुत सी बातों को नोटिस किया होगा, और अगर जितना मैंने पढ़ा है अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और लाइक एंड शेयर तो आपको करना ही करना है। अगर नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करें और हमें सपोर्ट करें कि हम और भी नई वीडियोस को और भी अच्छे तरीके से पेश करें आपके सामने। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।